Goodwill, so as you all know, it's the reputation of the business, right? And there are various methods of calculating goodwill. One is number of years purchase method. In that, maintenance profit method जिसको हम future maintainable profit FNP बोलते हैं, super profit method and normal profit method. Then there is a capitalization of profit method. In that also we can calculate capitalization of maintainable profit, super profit or normal profit, right? This is directly question number 5 which have been done. Question इसमें भी होगा, right? Yes. See, this is the question number 5 here. We will start with this. Profits for 3 years of a business are first year 4 lakh 16, second year 4 lakh, third year 4 lakh 20. It at 5% of 80,000 face value investment. Investment भी है, right? इसमें the market value of investment is 76,000. The average tangible capital employed is 18 lakh 46,000, which has market value of 20 lakh 76,000. Rupees 1,000 expenses per month are likely to be discontinued. Tax rate is 50% and normal rate of return is 9%. Calculate the amount of super profit. तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है? FNP यानी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. So how to calculate first future maintainable profit? That is important. Yes, anyone want to speak anything? Anyone have any doubt? So सबसे पहले तो हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है. यहाँ पे ये पास्ट 3 साल का प्रॉफिट दिया है. फ्यूचर में हमारा क्या प्रॉफिट होगा वो पास्ट प्रॉफिट के एवरेज प्रॉफिट पे डिपेंड करता है, राइट? अब यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि अगर ये जो पास्ट ईयर का प्रॉफिट है इसमें कोई भी एबनॉर्मल आइटम है तो वो हमें एडलेस पहले ही कर देना है, एवरेज लेने से पहले. बट इसमें ऐसा कोई ये क्वेश्चन में नहीं था. इस क्वेश्चन में जो 1,000 एक्सपेंस दिया है कि जो फ्यूचर में नहीं होने वाले हैं, तो इसलिए वो हम एवरेज में भी वापस ऐड कर सकते हैं. तो सबसे पहले तो एवरेज निकालना तो सबको आता है कि जो भी दिया हुआ है प्रॉफिट 3 साल 4 साल 5 साल का, सबको ऐड करके नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करेंगे तो यू विल फर्स्ट गेट द एवरेज प्रॉफिट. कोई ईयर में लॉस दिया है तो हमें वो माइनस करना पड़ेगा, राइट? So therefore, this is the average profit, adding the profit of all the 3 years and dividing it by 3. अब जो एडजस्टमेंट है कि ये 1,000 एक्सपेंस अब फ्यूचर में नहीं होगा तो हमारा प्रॉफिट फ्यूचर का बढ़ेगा. इसलिए एनी एक्सपेंस जो पास्ट में हो रहा था और फ्यूचर में नहीं होगा वो हम ऐड बैक करेंगे. 1,000 पर मंथ है. 1,000 पर मंथ मीन्स पूरे साल का वो 12,000 हो जाएगा, राइट? So therefore, we will add 12,000 because our future profit will increase by that much amount. Then एक और जो इम्पोर्टेंट है कि जब भी हम बिजनेस की गुडविल निकालते हैं तो सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे गुडविल निकालते हैं. नॉन ऑपरेटिंग मीन्स अगर हमने बिजनेस का पैसा कहीं इन्वेस्ट किया है, उस पर डिविडेंड इंटरेस्ट मिल रहा है, वो बिजनेस से इनकम नहीं हुआ है, तो दैट इनकम वी विल नॉट कंसिडर. तो एज इन दिस क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि इन्वेस्टमेंट हमने किया है 80,000 फेस वैल्यू का, जिसपे 5% हमें मिलता है इनकम. तो 80,000 का 5% इज 4,000. तो दैट इज योर नॉन ऑपरेटिंग इनकम. तो वो तुम्हें क्या करना है? लेस करना है. दैट वी विल नॉट कंसिडर इन द कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट. FNP कैलकुलेट करते वक्त इसको हम लेस कर देंगे. तो ऐड किया जो एक्सपेंस नहीं होने वाले वो लेस किया. नॉन ऑपरेटिंग इनकम इन 4,14,000 प्लस 12,000 माइनस 4,000. So this is your future maintainable profit before tax, right? Tax rate is also given in the question. यहाँ पे tax rate is 50% है ना.
So therefore we will deduct tax also 50% of 4,22,000, that is 2,11,000. So you will get the net profit after tax 2,11,000. ये हमारा FMP हो गया, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट. अब हाउ टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट इज सिंपली capital employed into normal rate of return. Capital employed into normal rate of return, that is the formula of your normal profit. अब कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे दिया हुआ है कि 18,46,00,000 है टेंजिबल कैपिटल एम्प्लॉयड, लेकिन उसका मार्केट वैल्यू हमें लेना है, करंट वैल्यू. तो करंट वैल्यू इज 20,76,000. अब ये जो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है, इसमें से भी उसका मार्केट वैल्यू लेस करना है जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट है. इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू कितना है? 76,000 है. हम उसको नहीं पकड़ेंगे. क्यों नहीं पकड़ेंगे? क्योंकि वो हमने बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं किया है वो पैसा. उसका इनकम भी हमने प्रॉफिट में से माइनस कर दिया. This 76,000 we have not invested in the business. This we have made an outside investment where we earn 5%. तो इसीलिए यहाँ पे 20,76,000 में से 76 जो नॉन ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट है माइनस करेंगे, तो योर नेट इन्वेस्टमेंट इज 20 लाख. ये हमारा नेट इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एम्प्लॉयड का मार्केट वैल्यू है. और क्वेश्चन में दिया है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 9%. तो अवर नॉर्मल प्रॉफिट विल बी 20 लाख का 9%, दैट इज 1,80,000. So 1,80,000 is your normal profit, right? 2,11,000 was your future maintainable profit. So super profit will be this future maintainable profit after tax minus normal profit. So 2,11,000 minus 1,80,000, 31,000 is your super profit, right? तो सुपर प्रॉफिट पहले तो निकालना आना चाहिए. अब इसमें तो इस क्वेश्चन में दे हैव नॉट आस्क्ड यू टू कैलकुलेट द गुडविल, राइट? हाँ, यहाँ पे इसमें ऐड किया है कि गुडविल बेस्ड ऑन 3-year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट. ये 3-year परचेज इसका कुछ भी नहीं है. कभी कभी देंगे 3-year परचेज ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, 3-year परचेज ऑफ मेंटेनेबल प्रॉफिट. तो जो भी सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, मेंटेनेबल प्रॉफिट होता है उसको वो ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करना है. 4 ईयर है तो 4 से, 3 ईयर है तो 3 से. तो देयरफॉर योर गुडविल विल बी 3 into सुपर प्रॉफिट. तो 3 into 31,000, तो गुडविल विल बी 93,000, राइट? दिस इज व्हिच मेथड? दिस इज नंबर ऑफ परचेज सुपर प्रॉफिट मेथड, राइट? नंबर ऑफ परचेज में कुछ नहीं, वो लोग नंबर ऑफ परचेज कितना है यानी कितने ईयर से मल्टीप्लाई करना है, दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन. But of super profit or of normal profit or maintainable profit. तो सुपर प्रॉफिट ही आने का ज्यादा चांस है क्योंकि सुपर प्रॉफिट के लिए मेंटेनेबल प्रॉफिट तो निकालना ही पड़ेगा, नॉर्मल प्रॉफिट भी निकालना ही पड़ेगा, राइट? और दोनों का डिफरेंस है सुपर प्रॉफिट, उसको नंबर ऑफ इयर्स परचेज से मल्टीप्लाई किया तो गुडविल आ जाएगा. दिस क्वेश्चन इज क्लियर? एनी डाउट इन दिस टू एनीवन? किसी को एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस? क्लियर है ये सबको? यश, स्नेहल, कंचन, अनिश, मनीष? Yes, sir. Second question is question number 6 of this. The following information is available in respect of business carried on by Mr. X. Profit for the last 4 years दे दिया है. 2010 का 13,000, 11 का 17,000, 12 का 18,500 और 13 का 28,900. लेकिन ये प्रॉफिट्स में अभी कुछ दिया है कि द प्रॉफिट्स आर बिफोर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन ऑफ 3,000 पर एनम. यानी ये प्रॉफिट में से मैनेजरियल रेम्यूनरेशन जो है, रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी, वो माइनस नहीं किया है, तो वो माइनस करना पड़ेगा. Closing stock of 2011 is overvalued by 1,000. कोई स्पेसिफिक ईयर का एडजस्टमेंट है तो वो तो हमें सिर्फ उस ईयर में ही करना पड़ेगा. कोई भी एडजस्टमेंट जो हर साल के प्रॉफिट को इफेक्ट करेगा, दैट वी कैन डू ऑन एवरेज ऑल्सो. और 2010 में देयर वाज अ लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी. तो ये जो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी है 2010 में, ये भी हर साल नहीं होने वाला है.
तो ये हमें ऐड बैक करना पड़ेगा सिर्फ 2010 के प्रॉफिट में। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, तो क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड मतलब क्लोजिंग स्टॉक हमारा इनकम होता है, क्रेडिट में लेते हैं, तो हमारी प्रॉफिट कम होगी क्योंकि हमने उसका वैल्यू 1000 से ज्यादा लिया था। तो 2011 प्रॉफिट में हमें ये 1000 माइनस करना पड़ेगा, राइट, माइनस करना पड़ेगा ये वाला, प्लस क्या दिया हुआ है, on 1st July 2012 a major repair of 5000 resulting in improvement of plant is charged to revenue. The said sum is agreed to capitalize for goodwill subject to adjust of depreciation at 20% per annum on reducing balance matter. तो 2012 में हमने एक रिपेयर किया था, जो हमने रिपेयर्स में डाल दिया था, बट उसको प्लांट के वैल्यू में ऐड करना था और उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना। तो ये तीनों का 2010 का 2010 के प्रॉफिट में इफेक्ट आएगा, 11 का 11 में आएगा, 12 का 12 में आएगा, और फिर हमें एवरेज प्रॉफिट निकाल के दिया है, कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैलकुलेटेड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। तो कुछ नहीं, एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद सीधा सीधा मल्टीप्लाई बाय हम 3 कर देंगे, लेकिन ये 3-4 जो एडजस्टमेंट दिए इनका इफेक्ट कैसे करना है एवरेज निकालने के पहले, वो इस सब में इंपॉर्टेंट है, राइट। तो सबसे पहले तो 2010 का नेट प्रॉफिट है 13,000, राइट। 2010 का नेट प्रॉफिट कितना है, 13,000, राइट। एक तो हम जो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन है, ये वाला क्वेश्चन में जो दिया था मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, ये तो हर साल में ही माइनस करना है। तो हर साल में अभी हम माइनस करो या एवरेज में भी कर सकते हैं, बिकॉज ये तो हर साल में होगा क्योंकि सारे प्रॉफिट बिफोर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन है। बट 2010 का जो लॉस है वो एड बैक होगा, बिकॉज ये लॉस हर साल नहीं होने वाला है, तो फ्यूचर में हमारा प्रॉफिट इससे 1000 से बढ़ेगा। तो इसलिए ये 2010 में 13,000 लिखा है, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन तो 3,000 हमने लेस किया है, उसके बाद 1,000 जो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी है वो हमने क्या किया है, ऐड बैक किया है। तो तुम्हारा 2010 का जो मेंटेनेबल प्रॉफिट है वो हो जाएगा 13 - 3 + 1 दैट इज 11,000, राइट। क्लियर है ये। अब 2011 का जो प्रॉफिट दिया था वो कितना था, 17,000, राइट, यहाँ पे 70, उसमें से ये 3,000 तो माइनस करेंगे, प्लस क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो माइनस, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो ऐड, और ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो ऐड, और ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो माइनस। तो क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड क्या होगा, माइनस होगा ये भी, तो वो भी यहाँ पे माइनस किया। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड 1000, तो 17 - 3 - 1, तो 11 का जो मेंटेनेबल प्रॉफिट है वो 13,000 होगा, राइट। अब 2012 में ये 3,000 तो हमने माइनस किया जो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या है, अगर 2012 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था तो 2011 का 2011 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था यहाँ पे, तो ऑब्वियस है कि 2012 का ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूड होगा। If closing stock of 11 is the opening stock of 12, तो opening stock of 12 is also overvalued, तो जो 1000 हम 11 में माइनस किया वो 12 में वापस ऐड करना पड़ेगा, राइट। प्लस ये वाला अब इम्पोर्टेंट है, ये वाला कि 5,000 हमने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर लिया था। रिवेन्यू का मतलब होता है कि हमने उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दिया था, बट वो मेजर रिपेयर था। मेजर रिपेयर क्या होता है, हमें मशीनरी के वैल्यू में ऐड करना होता है, एसेट के वैल्यू में ऐड करना होता है, और हमने क्या किया, रिवेन्यू मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दिया, जिसकी वजह से हमारी प्रॉफिट 5,000 कम है 2012 की। तो ये 5,000 तो पहले हम ऐड करेंगे, 18,500, we will add this 5,000 because this is capital expenditure and not revenue expenditure of that year.
तो इसीलिए वो 5000 ऐड किया है। अब उन लोगों ने क्या लिखा है कि हमें 20% डेप्रिसिएशन भी उस पे, अब वो जब हम मशीनरी के वैल्यू में ऐड करेंगे 5000 तो उस पे 20% डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगा, राइट, है ना। और ये कब किया था? 1 जुलाई पे। तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर 6 मंथ्स होता है। तो 20% के हिसाब से 5000 पे 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन निकालेंगे, विच इज 5000 इंटू 20% इंटू 6/12। तो देयरफॉर 500 डेप्रिसिएशन हमने उसका लेस किया। ये सब एडजस्टमेंट के बाद तुम्हारा ये प्रॉफिट आ जाएगा, विच इज 21,000 ऑफ 2012, राइट। अब 2013 में क्या क्या इफेक्ट लेंगे? 13 में 28,900 है, ये 3000 तो माइनस होगा ही, इसका तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, 5000 का भी नहीं होगा, बट इसका डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा 2013 में भी। इन लोगों ने लिखा है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हम क्या करते हैं, 5000 पे हर साल चार्ज नहीं करेंगे, 5000 में से 500 हमने ऑलरेडी डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, तो वो माइनस करके 4500 बचता है। तो 4500 का 20% हमने चार्ज किया, 900 डेप्रिसिएशन। तो देयरफॉर योर 2013 का मेंटेनेबल प्रॉफिट इज 25,000, राइट। ये क्लियर है? तो ये एडजस्टमेंट्स इंपॉर्टेंट है। दिस फाइल आई विल शेयर, दिस इज वन ऑफ योर स्टूडेंट्स फाइल ओनली, किसी ने शेयर किया है तो अच्छा है, फटाफट हो जाएगा, अदरवाइज ये सब टाइप करने में टाइम जाता है, राइट। तो ये लेस किया। अब ये जो 4 साल का प्रॉफिट आया 11-13 एडजस्टमेंट के बाद, इसका हम एवरेज निकालेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज आ जाएगा 17,500। दिस इज योर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। और गुडविल विल भी क्वेश्चन में दिया है 3 years परचेज, गुडविल 3 years परचेज दिया हुआ है, राइट। तो देयरफॉर ऑफ मेंटेनेबल प्रॉफिट, इसीलिए मेंटेनेबल प्रॉफिट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में और सुपर प्रॉफिट दिया था, तो सुपर प्रॉफिट को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये गुडविल आ गया। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? एनीवन हैव? No, sir. Next question, we will move to next question, because see goodwill there is not any one type of question ना, ऐसा नहीं है कि बस एक क्वेश्चन सिखा दिया और वही टाइप का आएगा, अलग अलग अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। मैं वो ऑर्डर में सिखा रहा हूँ जो तुम लोगों के ये नोट्स में सिखाए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है शायद शीट का। यस, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे दे दिया है कि कंपनी इन ऑपरेशन फॉर 5 years, राइट, है ना, और हैज टेंजिबल एसेट्स वर्थ ₹20 lakh। मेंटेनेबल प्रॉफिट भी दे दिया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%, एंड ये क्या, डिजायर्स टू कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट। जस्ट अ सेकंड।
सी हियर इन लोग ने क्वेश्चन में क्या दिया है कि टेंजिबल वर्थ मींस कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट इन्वेस्टमेंट 20 लाख, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट दे दिया है, वो निकालना नहीं है 4 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट 20% से निकालना है गुडविल। तो यहाँ पे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट तो है, वी हैव टू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। द फॉर्मूला ऑफ सुपर प्रॉफिट इज future maintainable profit minus normal profit. How to calculate normal profit? That is net investment or capital employed into rate of return. So normal profit 20 lakh दे दिया, capital employed into 15%, right? So therefore 3 lakh is your normal profit. Future maintainable profit is 4 lakh. So your super profit will be 4 lakh minus 3 lakh, FNP minus normal profit, that is 1 lakh. कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से गुडविल अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट अपॉन डिजायर्ड रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन। सुपर प्रॉफिट को जो भी कैपिटलाइजेशन का परसेंटेज दिया है उससे डिवाइड करना है तो तुम्हारा गुडविल आ जाएगा, राइट? तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट 1 लाख डिवाइड बाय 20, तो ये हमारा यहाँ पे आ जाता है 20% है, तो इसलिए इंटू 100 ऊपर किया है और यू कैन डिवाइड 1 लाख डिवाइड बाय 20%, तो दिस इज 5 लाख। बट दे हैव नॉट आस्क्ड यू द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, दे हैव आस्क्ड यू द वैल्यू ऑफ द कंपनी। तो कंपनी का वैल्यू क्या होगा? जो ऑलरेडी टेंजिबल वर्थ है उसमें ये गुडविल का वैल्यू भी ऐड कर देना है, दैट्स इट। तो वैल्यू ऑफ कंपनी विल बी टेंजिबल एसेट्स प्लस गुडविल, so therefore the value of company will be 25 lakh। ये भी क्लियर है? ये तो छोटा सा सम था, 5 मार्क्स में आने का चांस है, इतना छोटा तो। एनी डाउट इन दिस? ये क्वेश्चन नंबर 4। See, in it is given Lakshmi Private Limited is negotiating to sell their business to a public limited company. The following is a summarized extract from the balance sheet. बैलेंस शीट का कुछ डिटेल्स दिया हुआ है। कैपिटल 1000 शेयर्स ऑफ 1000 ईच 10 लाख है, फ्री रिजर्व 2 लाख है, टोटल 12 लाख लाइबिलिटी हो गया, फिक्स्ड एसेट्स 6 लाख 40 है, करंट एसेट 720, करंट लाइबिलिटी 160। The profits of Lakshmi Private Limited for the last 5 years, it has been in existence after eliminating any extraneous or non-recurring debits and credits where 5 साल का प्रॉफिट दे दिया, रिटर्न ऑफ 10% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज कंसिडर्ड टू बी रीजनेबल, यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट फ्यूचर रिक्वायरमेंट टू कैपिटल विल नॉट वेरी मटेरियली, जो भी कैपिटल है वो सेम ही रहेगा, and ignoring any other factors that may affect, suggest the amount that should reasonably be paid to the private company for the goodwill। यानी गुडविल का वैल्यू निकालना है by giving details of how you work out this amount and any assumption you consider it necessary to make, right? तो एवरेज प्रॉफिट तो पहले निकालना ही पड़ेगा हमें, 5 साल का प्रॉफिट दिया है, राइट? तो वी आर एडिंग इट इन द क्वेश्चन। 9 लाख है वो 90,000 है, ऐसे लिखा है यहाँ पे। ये जो प्रॉफिट है दिस इज नॉट 9 लाख, दिस इज 90,000। So
5 प्रॉफिट लेके हमने 4.5 5 प्रॉफिट लेके हमने उसका एवरेज निकाला, राइट। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया पहले। और यस, वो 9 लाख की है, वो 90,000 नहीं है। बट यहाँ तो लिखा है ना, ये भी तुम्हारे स्टूडेंट का ही सॉल्यूशन है, देखो यहाँ लिखा है। वो मेरे पास भी नोट्स है, मैं वही रेफर कर रहा हूँ, उसमें 9 लाख ही लिया है मैंने तो। क्वेश्चन 9 लाख इज 90,000 प्रॉफिट आफ्टर ये। क्या बोल रहे हो, तुम लोगों को 9 लाख लेके सॉल्व करवाया है? हाँ सर, 9 लाख के लिए भी 1,70,000 आया सर। 9 लाख लेके आ रहा है 1,70,000। ओके ओके, ये ठीक है। अच्छा, ये कैसे आएगा 9 लाख लेके 1,70,000? 9 लाख लेंगे तो ज्यादा आएगा ना टोटल। 90,000 लेके 1,70,000 आएगा। ये पांचों को ऐड करो, 90 प्लस 130 प्लस 115 प्लस 240 प्लस 275 डिवाइड बाई 5 तो 170 आएगा। 9 लाख लेंगे तो फिर बहुत ज्यादा आएगा वो, ठीक है। मेथड समझ लो, नंबर तो जो भी एग्जाम में रहेगा वो। अभी के लिए हम उसको 90,000 पकड़ रहे हैं क्योंकि वहां पे ओके सर। 90,000 से सॉल्व किया हुआ है ना। तो इसका टोटल 8,50,000 होएगा, डिवाइड बाय 5 1,70,000। कैपिटल एम्प्लॉयड ये 12 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? शेयर कैपिटल प्लस ऑल रिजर्व एंड सरप्लस प्लस बोरोड फंड, बट इसमें कुछ है ही नहीं वो तो। कैपिटल और फ्री रिजर्व का टोटल 12 लाख है, वो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट। तो नॉर्मल प्रॉफिट 12 लाख का 10% 1,20,000 आ जाएगा, राइट। नॉर्मल प्रॉफिट 1,20,000 आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं। सुपर प्रॉफिट इज योर 1,70,000 माइनस 1,20,000, दैट इज 50,000, राइट। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू हम निकालेंगे ऑफ योर नॉर्मल प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ योर नॉर्मल प्रॉफिट, हमारा नॉर्मल सॉरी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट विच इज 1,70,000 का 10% से डिवाइड करके 17 लाख, और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 12 लाख। तो हमारा गुडविल क्या हो जाएगा? 5 लाख। अब यहाँ पे कौन से मेथड से कैलकुलेट करना है ना, वो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया नहीं था, राइट, है ना। बट इन लोग ने लिखा है कि कैपिटल चेंज नहीं होगा, प्लस इन लोग ने लिखा है मेक एनी नेसेसरी एजम्पशंस। और क्योंकि यहाँ पे कंपनी को एक्वायर करना है तो उसका अभी कैपिटल एम्प्लॉयड तो 12 लाख है, बट जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल के कभी भी करोगे अगर इन लोगों ने कोई मेथड नहीं दिया है तो दिस इज योर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। इसका कैपिटलाइज्ड वैल्यू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से निकालोगे विच इज 17 लाख, राइट ना। तो हमारा ये गुडविल आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट पे निकाला। अगर हम सुपर प्रॉफिट पे निकालेंगे ना तो फिर क्योंकि उसका दिया नहीं है ना, कोई रेट ऑफ रिटर्न नहीं दिया है, तो हम सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइजेशन कर नहीं सकते। वी कैन नॉट कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट बिकॉज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ही दिया है, सुपर प्रॉफिट का रेट ऑफ रिटर्न नहीं दिया है, राइट। यस, एनी डाउट? सर वो 17 लाख का कैसे आया, जरा वापस से समझाओगे? देखो ये जो स्टेप है ना, ये जरूरी नहीं है एक्चुअली ये सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे ये वाला एक बार भूल जाओ, ये करना ही नहीं है। ये 1,70,000 समझा, उसके बाद डायरेक्टली ये वाला स्टेप करना है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट या कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कभी भी निकालेंगे ना कोई भी चीज का, तो सिंपल है कि वो नंबर को डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न से कर दो। तो 1,70,000 हमने निकाला, इसको रेट ऑफ रिटर्न यानी जो 10% दिया था इससे डिवाइड करेंगे तो उसका कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाएगा, समझा। 1,70,000 डिवाइड बाय 10%।
तो क्योंकि वहां पे ना 17 लैक्स लिख के रखा हुआ है, इसलिए थोड़ा 1,70,000 है वो, यहाँ लिखा रॉन्ग है। 1,70,000 डिवाइड बाय 10% करना, तो 17 लाख आंसर आएगा। ठीक है, ओके सर। अब ये तो हो गया ये मेथड। अब अगर हम इसको दूसरे मेथड से निकालते, दूसरे मेथड से, है ना, दो मेथड से इन लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है कि ये हो गया एक मेथड। ये एक मेथड में देखो ये स्टेप तो कॉमन है, फर्स्ट मेथड से निकालोगे तो ये, और इसके बाद ये करोगे, तो ये हमारा फर्स्ट मेथड में ये करोगे, राइट। अब सुपर प्रॉफिट मेथड से भी निकालेंगे तो आएगा तो सेम वैल्यू, गुडविल का 5 लाख। सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालोगे तो ये हमने किया, पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, कैपिटल एम्प्लॉयड का 10%, तो सुपर प्रॉफिट निकाला 1,70,000 माइनस 1,20,000। फिर हम क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे तो डायरेक्टली हमें गुडविल का वैल्यू मिल जाएगा। तो दैट इज 50,000 डिवाइड बाय 10%, तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, दैट इज 5 लाख। तो दोनों से 5 लाख ही आएगा, बट ये दो मेथड है, तो दो मेथड का ऑर्डर समझो कि ये तो कॉमन है। इफ यू विल फॉलो दिस मेथड तो ये वाला और ये वाला पार्ट करना है, तो 5 लाख गुडविल आ जाएगा। एंड इफ यू विल फॉलो सुपर प्रॉफिट मेथड तो आफ्टर 1,70,000 डू दिस स्टेप्स एंड देन डू दिस स्टेप्स। ठीक है, क्लियर है? ये भी क्लियर है ना? एनी डाउट इन दिस? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। भी इम्पोर्टेंट होगा, बहुत है क्वेश्चंस तो इसमें मेरे पास है। ठीक है, पहले एक क्वेश्चन। यस, अगर आप ये क्वेश्चन पेपर वाले सॉल्व करवा दोगे तो बेटर होगा, क्योंकि मे भी शायद वही रिपीट रिपीट करते हैं, मतलब पैटर्न तो उनका वही सेम होता है। तो हम लोग वो प्रैक्टिस कर देंगे तो मे भी हम लोग प्रिपेयर हो जाएंगे उसके लिए। लेकिन क्वेश्चन पेपर में इस टाइप के ही है, प्लस तीनों क्वेश्चन पेपर मैंने देखे, एनसेम 23, 24, 25, कुछ भी कॉमन सम्स नहीं है, या तो सिलेबस अलग होगा हर साल। तुमने क्वेश्चन पेपर्स देखा है? यस सर, देखा है। वैल्यूएशन ऑफ मतलब गुडविल गुडविल के क्वेश्चन तो है ही सब में। 24, 25 में तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आया ही नहीं। 25 में तो आया था, हाँ 24 25 में नहीं आया था। 25 वाले क्वेश्चन मतलब जो लेटेस्ट है लास्ट ईयर का, उसमें आया था। आया था, हाँ, पार्ट बी में, पार्ट बी में था। अच्छा, 21 पेपर में तो नहीं था शायद, है ना? हाँ सर, शायद 2024 में नहीं था, 2024 में आई गेस नहीं था, पर 2025 में था। ठीक है, ये देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेंगे गुडविल और बोनस तो। ओके सर। देखो ये पेपर भी ओपन तो किया हुआ था। ये देखो, ये गुडविल का है 2023 का, राइट। 24 में तो मुझे मिला ही नहीं था, जैसे तुमने भी बोला गुडविल का नहीं आया। यस सर, 24 में तो नहीं है। 2025 का, 2025 में है सर। ये 25 का है। और ये देखिए सर, ये शायद गुडविल का, ये 9th वाला, हाँ ये 8th वाला, 8th वाला। नहीं, ये तो रेशियो इन विच शेयर्स टू बी इश्यूड, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस, वैल्यू ऑफ बोथ कंपनीज ऑफ डीमर्जर अलग है कुछ, लेकिन मुझे मिला नहीं था। और ये तो अमालगमेशन का है, कोई मैंने बोला ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का है, तो 25 में भी गुडविल।
हमारे फैकल्टी मतलब जो हमको पढ़ा रहे थे एमए का, वो मतलब गुड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पे कुछ ज्यादा ही फोकस कर रहे थे, बोल रहे थे कि इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं भी इसलिए उसमें से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि पास पेपर में एक ही पेपर में सम है, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? अलग ही है। 9 तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ये तो अमालगमेशन है, परचेज कंसिडरेशन, प्री मिड सैंपल। ओके ओके, अरे और गुडविल के क्या जितने सिखाए हैं ना, ये सारे कर लोगे ना, तो ऑब्वियसली इसके बाहर तो नहीं देंगे वो लोग। और एक सम आएगा ही, क्योंकि गुडविल गुडविल सब लोग बोल रहे हैं और सब लोगों को सिखाया भी है इस बार। लास्ट 2 साल क्यों नहीं आया मालूम नहीं सिखाया होगा या सिलेबस में नहीं होगा, क्योंकि सर मैं मेकअप पेपर में होगा ना शायद। दिखते हैं वो भी, पहले कर लेते हैं। और ओके, क्योंकि मर्जर एंड एक्विजिशंस तो मैं फर्स्ट टाइम ही पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे भी आइडिया नहीं है कि क्या सिलेबस होता है और क्या नहीं होता है। ये सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है गुडविल एक तो, एंड कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालना है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया है, पास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट दे दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाँ ये एक इम्पोर्टेंट है, रिस्क इन्वॉल्व 12%, वो भी चलो दे दिया है। फेयर रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर्स 12,000 पर एनम, सन्ड्री एसेट्स दे दिया है, करंट लाइबिलिटी दे दिया है, टेक 8 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट एज वैल्यू ऑफ डिविडेंड। तो ये भी इजी है। तो ये तो इन लोगों ने दे ही दिया था, हमने पहले एवरेज निकाला और जो रेम्यूनरेशन था वो एवरेज में से भी माइनस कर सकते हैं, तीनों में से अलग अलग करते तो भी सेम ही आता। बट एक ही एडजस्टमेंट था, रेम्यूनरेशन क्योंकि हर साल के प्रॉफिट को इफेक्ट करेगा, तो वो हमने माइनस किया, तो हमारा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आ गया। कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे कैसे निकालना है? कैपिटल एम्प्लॉयड एक तो मैंने बोला कि हम सब शेयर कैपिटल ऐड करते हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व्स, राइट, प्लस बोरोइंग्स, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। दूसरा मेथड क्या है कि सारे एसेट्स ऐड करो, टोटल ऑफ एसेट एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट, और उसमें से करंट लाइबिलिटी माइनस करो तो भी आ जाता है। तो इस क्वेश्चन में एसेट्स और करंट लाइबिलिटी दिया था, इसलिए एसेट में से करंट लाइबिलिटी माइनस करने पे भी हमें कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% दिया है, तो हम नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकाल लेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया, एफएनपी भी आ गया, सुपर प्रॉफिट एफएनपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो 4788 सुपर प्रॉफिट। और गुडविल इन लोगों ने दिया था कि 8 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो ए में तो 8 इंटू सुपर प्रॉफिट, ऐसे तुम्हारा गुडविल आ जाएगा ए पार्ट का, राइट। अब दूसरा इन लोगों ने बोला कैपिटलाइजेशन, तो कैपिटलाइजेशन में क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट को रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करते हैं, तो गुडविल आ जाता है। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में डिवाइड द सुपर प्रॉफिट विद द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न टू गेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, राइट। तो 4788 divide by 12%, so you will get this value of goodwill. Clear है? ठीक है ना, ये भी सिंपल ही था। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, ये थोड़ा बड़ा है, जैसे हार्ड तो ये भी नहीं होगा। गुडविल इजी है, यहाँ पे देखो बैलेंस शीट दे दिया है प्रोग्रेसिव कंपनी लिमिटेड का। द कंपनी कमेंस ऑपरेशन इन 2009 with a paid up capital of 2,50,000. The profits earned before providing for taxation have been as follows. ये बिफोर टैक्सेशन का 5 साल का प्रॉफिट है, इनकम टैक्स 50% है, एवरेज डिविडेंड पेड बाय द कंपनी इज 12.5%, which is taken as a reasonable return, यानी 12.5% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड विद रेफरेंस टू कैपिटलाइजेशन ऑफ मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो ये तो बहुत सिंपल है।
मेंटेनेबल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट तो निकालना ही नहीं है, वो तो बहुत ही सिंपल है, पांचों को ऐड करके डिवाइड बाय 5 किया, एवरेज प्रॉफिट आ गया, बट ये बिफोर टैक्स है, इसीलिए इसमें टैक्स माइनस करेंगे, रेट ऑफ टैक्सेस 50%, तो 72,000 का 50% 36,000, तो ये हमारा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आ गया 36,000। कैपिटल एम्प्लॉयड बैलेंस शीट से निकालना पड़ेगा, तो देखो मैं दो मेथड से बोल रहा था निकाल सकते हैं कि एसेट्स को ऐड करके करंट लाइबिलिटीज माइनस करो, राइट, या यहाँ से खाली हम ले लो, तो जैसे कि अगर मैं यहाँ से लूं तो इन दोनों का टोटल ही हो जाएगा हमारा, दैट इज 3,06,650। यहाँ पे कैसे निकाला है देख लेते हैं, अलग मेथड से सारे एसेट्स ले लिए, बट गुडविल नहीं लेना है। हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ ऑलरेडी गुडविल दिया हुआ था 25,000, तो कभी भी जब भी तुम ये कैपिटल एम्प्लॉयड लेते हो, जब गुडविल तो हमें कैलकुलेट करना है, तो गुडविल का जो ऑलरेडी वैल्यू है एसेट्स में, दैट यू हैव टू इग्नोर। तो हम लोग क्या लेंगे, ये चार एसेट्स का वैल्यू लेंगे, राइट, माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट, सैंडरी क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करेंगे, तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 281,650। और अगर हम यहाँ से भी लेंगे तो 3,06,650 आ रहा है, लेकिन ये गुडविल का माइनस करना पड़ेगा 25,000। तो जो मैंने बोला कि शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस बोरोइंग, उससे भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन गुडविल का वैल्यू क्योंकि दिया हुआ है वो माइनस करना पड़ेगा, तो इससे भी हमारा 2,81,000 ही आएगा। इन दोनों को ऐड करके लेस 25 करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, और इन चारों को ऐड करके ये तीनों माइनस करेंगे तो उससे भी हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। एनी मेथड यू विल गेट दिस एज अ कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल प्रॉफिट अभी हम निकाल सकते हैं, वैसे नॉर्मल प्रॉफिट का तो जरूरत था नहीं क्योंकि सुपर प्रॉफिट निकालना ही नहीं है, तो दिस स्टेप इज नॉट रिक्वायर्ड, राइट। डायरेक्टली इन्होंने बोला था कि कैपिटलाइजेशन ऑफ मेंटेनेबल प्रॉफिट, क्या किया है, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट इज 35, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट तो ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज योर नॉर्मल प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ मेंटेनेबल प्रॉफिट अगर हम करेंगे तो 36,000 जो आया था हमारा मेंटेनेबल प्रॉफिट, डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न which was given in the question, 12.5%, 12.5%. तो 36,000 डिवाइड बाई 12.5%, तो ये आप 2,88,000, और तुम्हारा है कितना कैपिटल एम्प्लॉयड, 281,650। तो गुडविल क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस, 2,88,000 माइनस 281,650, तो दिस इज योर वैल्यू ऑफ गुडविल। और सुपर प्रॉफिट से निकालेंगे तो भी आंसर यही आएगा, उसमें हम क्या करेंगे, 36,000 जो है माइनस ये करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट 35,206, तो हमारा आएगा 794। 794 को 12.5% से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट डायरेक्टली गेट दिस 6350, जैसे कि हमने एक सम में किया था, राइट। दो सम और है, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 करते हैं, फिर बोनस का भी करना है। 9 में भी yes, any doubt? Sandwich, pizza and burger are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:2:1. The partnership deed provides that in the event of retirement, death of partner, goodwill is to be valued at 3 years purchase of average future maintainable profit over a period of 4 years in excess of 12.5% of capital employed, in excess of मतलब तो सुपर प्रॉफिट ही हो जाता है, in the business at the time of retirement and death. On 31st December, Pizza retired. The balance sheet of the firm was as follows: capital दिया है, current assets दिया है, fixed assets दिया है.
Sales during the year ended 31st December 2013 total rupees 1 CR and were at a gross margin of 10%. The expenses amount to 30% of gross profit. It is expected that sales will increase at 20% cumulative rate of growth every year. Gross profit margin percentage being reduced to 9%. The expenses would continue to be at 30% of gross profit. Calculate goodwill which is to be credited to Pizza. Last 4 years का हमें निकालना पड़ेगा सबका सेल्स और प्रॉफिट भी, क्योंकि वो दिया ही नहीं है, और गुडविल जो पिज्जा को मिलेगा वो निकालना है। पहले तो पूरे फर्म का गुडविल निकालना पड़ेगा और फिर सिर्फ उस पार्टनर का। तो अब ऑब्वियस है कि हम कैसे निकालेंगे, राइट। ये जो सेल्स दिया है ना, ये 2013 का दिया है। इन लोगों ने यहाँ पे बोला है 4 years, तो हमने 4 साल आगे का लिया, 2014, 2015, 2016 एंड 2017। सेल्स का वैल्यू इन लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि इट विल इंक्रीज बाय 20%। तो 1 CR है हमारा 13 में, तो 14 में क्या होगा, 1 crore प्लस 20% ऑफ 1 crore, या 1 CR को इंटू 1.2 कर दो। 20% से कोई चीज को बढ़ाना है तो इंटू 1.2 हम कर सकते हैं। तो ये 1,20,000 आ जाएगा। फिर 1,20,000 में 20% ऐड करेंगे या 1,20,000 को 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.44 CR आ जाएगा। वैसे ये आगे के वैल्यूज भी आ जाएंगे, 1.44 इंटू 1.2 एंड सिमिलरली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इन लोगों ने दिया है कि अभी तो 10% है, बट वो कितना होने वाला है, 9%। तो सेल्स का 9% हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा। तो सेल्स का वैल्यू हमने लिखा, उसका 9% निकालेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट। 1,20,000 का 9%, 1 crore 20 का 9%, 1 crore 44 का 9%, लाइक दैट। एंड देन दे हैव गिवन की जो एक्सपेंसेस है वो ग्रॉस प्रॉफिट का 30% है। तो 30% ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के हम माइनस करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। यानी ये जो है 10,80,000, इसका 30% एक्सपेंस हो जाएगा। वैसे ईयर 12,96,000 का 30% एक्सपेंस हो जाएगा। एक्सपेंस माइनस करके यू विल गेट द नेट प्रॉफिट ऑफ अपकमिंग 4 years। फिर हम एवरेज निकालना है हमें, राइट। तो वी विल टेक द एवरेज डिवाइडिंग ऑल द नेट प्रॉफिट ऑफ द अपकमिंग 4 years डिवाइड बाय 4। ऐड करके हम डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 10,14,552 इज योर एवरेज प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दिया ही है, यहाँ पे 13 लाख है क्योंकि ये सब कैपिटल ही है। ये सैंडविच, पिज्जा, बर्गर आर द नेम ऑफ द पार्टनर्स, दे आर पार्टनर्स। तो यहाँ पे लिखा है दे आर पार्टनर्स। तो इन्होंने इतना कैपिटल डाला है, 13 लाख है। कोई भी गुडविल है नहीं जो हम माइनस करें उसमें से। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12.5% इज गिवन, तो नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा 13 लाख का 12.5%, दैट इज दिस 162,500। अब एक्सेस प्रॉफिट, एक्सेस कितना हो जाएगा, ये हमारा एफएमपी है, एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एक्सेस मतलब सुपर प्रॉफिट ओनली। तो योर सुपर प्रॉफिट इज 8,52,052। और इन लोगों ने क्या बोला है वहां पे, 3 years परचेज है ना। एक्सेस, एक्सेस वर्ड का मतलब सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारा वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगा, वैल्यू ऑफ गुडविल। बट यहाँ एक और ट्विस्ट है, उन लोग ने वैल्यू ऑफ गुडविल नहीं बोला था, वैल्यू ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू पिज्जा। पिज्जा को कितना गुडविल मिलेगा। तो यहाँ पे ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है तीनों पार्टनर का, सैंडविच, पिज्जा, बर्गर का 5:2:1। 5:2:1 मतलब 5/8, 2/8, 1/8, क्योंकि 5 + 2 + 1 is 8। तो पिज्जा का क्या रेशियो है, 2/8 है रेशियो। तो जो टोटल गुडविल आया इंटू 2/8 करेंगे, बिकॉज दैट रेशियो वाज गिवन इन द क्वेश्चन। तो पिज्जा का गुडविल कितना हुआ वो यहाँ पे आ गया।
क्लियर है? दिस इज ऑल्सो क्लियर? One more question is there. इसमें ईयर वाइज एडजस्टमेंट है. यस सर वो सर हाँ सर वो बोनस स्प्लिट और राइट इशू का भी करवा दो. हाँ, वो भी करवाऊंगा ही अभी फटाफट आधा घंटे में. पहले ये देख लेते हैं कुछ न्यू है क्या. देखो इसमें तो सब कुछ दिया है, बैलेंस शीट प्रॉफिट्स दिया है. ये मैं थोड़ा फास्ट फास्ट एक्सप्लेन करता हूँ. अर्नड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम 1 करोड़. अच्छा, 2009-10 में 1 करोड़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम है और ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स इन लैक्स दिया है. तो 2010 में ये 1 करोड़ माइनस करना पड़ेगा और ये लैक्स में है. तो या तो 1 करोड़ को लैक्स में कन्वर्ट करो. लैक्स में कितने जीरो होते हैं? 5 जीरो. और करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 7 जीरो. तो करोड़ को तुम अगर लैक्स में कन्वर्ट करोगे तो 1 करोड़ इज हाउ मेनी लैक्स? ये तो पता है ना, 100 लैक्स. तो 2010 में हमें 100 लाख माइनस करना पड़ेगा. फिर अर्थक्वेक की वजह से लॉस प्रॉपर्टी वर्थ 500 लाख. तो 2000 अगस्त 10 में, अगस्त 10 यानी 10-11 ईयर. हाँ, अगस्त 10 किस में आएगा? ये देखो 31 मार्च एंडिंग दी है. तो 31 मार्च 2010 को जो एंड होगा वो मतलब 1 अप्रैल 9 से 31 मार्च 10. फिर 1 अप्रैल 10 से 31 मार्च 11. तो ये अगस्त 10 वाला ये 11 वाले प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा क्योंकि ये एबनॉर्मल लॉस है, ये ऐड हो जाएगा. तो यहाँ पे और ये 9% नॉन ट्रेडिंग investment appearing in the above mentioned balance sheet were purchased at par on 1st April 2011 से, यानी 11-12 में आएगा ये 600 का 9%. ये भी हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा सिर्फ लास्ट के 2 ईयर के प्रॉफिट में, क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है. कैरेक्टर्स एडिशनल रेम्यूनरेशन ऑफ 50 लाख एवरी ईयर. तो ये 50 लाख भी माइनस करना पड़ेगा, राइट. तो यहाँ पे ईयर वाइज एडजस्टमेंट इसीलिए किया है कि देखो 2010 में 3190 में से 100 माइनस किया है जो 1 करोड़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम था, तो 3090 हो गया. 11 में वो 500 जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस था वो ऐड किया है, तो 3000 हो गया. 12 में वो इन्वेस्टमेंट का नॉन ट्रेडिंग 600 का 9% वो माइनस किया है, राइट. 13 में भी वो माइनस किया है, तो ये हमारा आ गया. अब एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला चारों को ऐड करके. उसके बाद जो रेम्यूनरेशन है वो माइनस करेंगे, एडिशनल रेम्यूनरेशन 50 लाख. तो हमारा ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स. और टैक्स का रेट भी क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे 35%, और यहाँ लिखा है ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, इसीलिए हम टैक्स 35% माइनस करेंगे. तो हमारा ये आ जाएगा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा. कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हम क्या करेंगे? सारे एसेट्स ले लेंगे, गुडविल नहीं लेंगे. लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये 9% नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट भी नहीं लेंगे, क्योंकि ये भी नॉन ऑपरेटिंग है. बाकी पेटेंट, स्टॉक, डेटर्स, कैश, गुडविल और इन्वेस्टमेंट को छोड़ के सारे एसेट्स ले लिए. उसमें से जो भी करंट लाइबिलिटी है वो माइनस करेंगे. करंट लाइबिलिटी में ट्रेड क्रेडिटर्स और प्रोविजन फॉर टैक्स है. ये तो कैपिटल है, ये रिजर्व है, रिजर्व है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस है. तो ट्रेड क्रेडिटर्स और प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस करेंगे तो तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा. रेट ऑफ रिटर्न 20% दिया है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यू विल गेट द नॉर्मल प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट विल बी जो हमने एफएनपी निकाला माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यू विल गेट द सुपर प्रॉफिट. और गुडविल 3 years purchase of super profit, so 3 into 296, you will get the value of the goodwill, right. ये वाला भी इजी है.
ये तो तुम लोगों को आ जाएगा। तो गुडविल का तो एक बार इतने सम्स देख लेना, तुम लोगों को समझ जाएंगे। अब बोनस का मेरे पास फाइल तो है, बट इसका किसी ने सॉल्यूशन शेयर नहीं किया है, राइट? तो अब थोड़ा तो मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा, या मैं देख लेता हूँ। इसमें टोटल बोनस की, देखो ये भी एक फाइल है, हाँ सेम ही सम्स है। बोनस राइट एंड स्प्लिट, राइट? इसमें टोटल शायद 7 सम है, मैंने देखा था। तो ये जो पहले का सम है 1, 2 और 3, ये है रिवाइज्ड बैलेंस शीट का। रिवाइज्ड बैलेंस शीट मतलब कि ये लोग ने बोनस इश्यू किया या स्प्लिट किया, उसके बाद नई बैलेंस शीट बनाओ। और ये जो 4, 5, 6, 7 है, ये राइट इश्यू है। ये ऐसे दो टाइप के सम है, 4, 5, 6, 7 इज डिफरेंट एंड 1, 2, 3 इज डिफरेंट। कौन सा पहले पढ़ना है? कि दोनों तो मैं पढ़ा दूंगा, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? एनीवन हैव एनी आइडिया? सातों ही कर लेता हूँ फटाफट मैं कवर। तो पास्ट पेपर्स आज तो कवर नहीं होंगे, तुम लोग देख लेना। कल टाइम मिला तो मैं 1-1.25 घंटा रख लूंगा जो सम्स में डाउट है। बट पास्ट पेपर में ना देखो, सब अलग अलग टाइप के ही है। ये वैल्यूएशन ऑफ फर्म का ये तो तुम लोगों को है नहीं इस साल, राइट? ये परचेज कंसिडरेशन प्री मिड सेम का है, तो ये सिर्फ एक गुडविल का था। 25 में भी सब अलग था। और ये एक्सचेंज रेशियो भी प्री मिड सेम में मैंने पढ़ाया है ना। एक्सचेंज रेशियो भी है क्या तुम लोगों को? यस सर, है पढ़ाया। हाँ, तो एक्सचेंज रेशियो भी देख लेना। हाँ, यहाँ पे है बोनस का और ये परचेज कंसिडरेशन। बिकॉज हर साल ना देखो अलग अलग ही है कुछ टाइप ऑफ सम्स। ये भी अलग ही है। टैक्सेबिलिटी पूछा है, अब टैक्सेबिलिटी का तो कोई सम इस साल शेयर नहीं किया है किसी ने। ये भी अलग ही है। तो तुम लोग पास पेपर्स के हिसाब से तो जाओगे तो बहुत अलग अलग टाइप के सम्स है इन ऑल द 3 इयर्स। तो तुम्हें ही कंफ्यूजन होगा। और तो जो सिखाया है और जो इस साल है वही तुम लोग करो, फैकल्टी से पूछ के। प्री मिड सेम में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, परचेज कंसिडरेशन और एक्सचेंज रेशियो भी है या नहीं है। बायबैक, गुडविल और बोनस तो आएगा ही। बाकी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और जो परचेज कंसिडरेशन और एक्सचेंज रेशियो ऑफ प्री मिड सेम है या नहीं है, दैट यू कैन वंस कंफर्म विद योर कॉलेज फैकल्टी विद द सीआर, थ्रू सीआर, या डायरेक्ट नंबर है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो पहले मैं ये इजी वाले एकदम सिखा देता हूँ, फिर वो भी एक सिखा दूंगा सब। यहाँ पे दिया है 100 शेयर्स। क्वेश्चन नंबर 4, 100 shares of SBC Limited were being quoted at rupees 180. The company launched an expansion program worth rupees 25 crores and decided to make a public issue. Part of the issue was to be right. Members were offered one right share for every 6 ordinary shares held by them at a premium of rupees 50 per share. Determine the minimum price that can be expected of the share after the issue. यहाँ पे दिया है 100 रुपीज का एक शेयर है एसबीसी लिमिटेड का, फेस वैल्यू 100 है, उसका मार्केट प्राइस 180 है। कंपनी ने एक्सपेंशन प्रोग्राम रेस किया है जिसके लिए उसको 25 करोड़ रुपए की जरूरत है। तो वो सोच रही है कि पब्लिक इशू जाए, बट उसमें से वो सोच रही है कि राइट कुछ 25 करोड़ में से कुछ अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दे। तो उसने ये सोचा है कि वो 6 शेयर के बदले एक शेयर देगी। जिसके पास 6 शेयर है वो राइट में एक शेयर ले सकता है। और उसको एक शेयर कितने में देगी लिखा है, एट अ प्रीमियम ऑफ 50, यानी 100 रुपया फेस वैल्यू है, तो 150 रुपए में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को वो राइट शेयर मिलेगा। तुम्हारे पास 6 शेयर है तो तुम एक शेयर 150 रुपए में खरीद सकते हो। अभी मार्केट प्राइस 180 है, तो चलो हम सोचेंगे कि हम खरीद लेते हैं क्योंकि हमें तो प्रॉफिट होगा 30 रुपए का। बट क्या कम से कम प्राइस होगा ये इशू के बाद, वो क्वेश्चन है। आफ्टर द राइट इशू व्हाट वुड बी द प्राइस। तो यहाँ पे ये तो देखो मैंने जो किया चैट जीपीटी करके स्टूडेंट ने, मेरी टीम ने बना के दे दिया था, बिकॉज इसका तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था बनाने का। बट व्हाइल टीचिंग आई विल
चेक ये करेक्ट है कि नहीं है। और यहाँ पे क्योंकि सॉल्यूशन में भी टाइप करने का टाइम नहीं है ना आज, इसलिए, नहीं तो मैं पूरा टाइप कर देता एक्सेल में। अब ये तो गिवन इंफॉर्मेशन है कि फेस वैल्यू 100 है, मार्केट प्राइस बिफोर इशू 180 है, राइट इशू 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 6 शेयर्स, इशू प्राइस 50 प्रीमियम पे है, हाँ, तो दैट वुड बी 150, हाँ, इशू प्राइस वुड बी 150 नॉट 50, वो रॉन्ग लिया है, मैं उसको एडिट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे लिखा है एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज। अच्छा, 100 का फेस वैल्यू है तो 150 में करेंगे इशू, तो ये जो है ये रॉन्ग है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे तो चेंज कर रहा हूँ, एंड दिस फाइल ऑल्सो आई विल शेयर, तो तुम लोग ये भी डाउनलोड कर लेना सब वहां से। तो इशू प्राइस क्यों 150 है, 100 इज द फेस वैल्यू प्लस 50 इज द प्रीमियम, राइट। तो थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस क्या होता है कि करंट नंबर ऑफ शेयर्स इनटू करंट मार्केट प्राइस। 6 शेयर है अभी, तो 6 इंटू 180 कितना मिलेगा, एक शेयर मिलेगा, तो 1 इंटू 150 एंड डिवाइड बाई 6 प्लस 1, तो कितना आएगा देख लो, ये कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। दिस वुड बी 1230 डिवाइड बाई 7, कितना आ रहा है 1230 डिवाइड बाई 7, 1230 डिवाइड बाई 7, it would be something 175 के आसपास क्या। anyone have calculator है किसी के पास? 175.71. 175.71, तो ये मिनिमम प्राइस आ गया, राइट। तो ये तो बहुत सिंपल था, बस ये फॉर्मूला याद रखना है, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस प्लस राइट इश्यू इनटू राइट का प्राइस एंड डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, राइट। ये तो 5 मार्क्स में आने का चांस है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। प्रज्ञा, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है 15 मार्क्स में। प्रज्ञा लिमिटेड, या 15 तो है ही नहीं, 10 मार्क्स या 20 मार्क्स में। प्रज्ञा लिमिटेड has issued 75,000 equity shares of 10 each, already 75,000 शेयर है, current market price 24 है, and has a plan to make a right issue of 1 share at a price of 16 for every 4 shares held। तो वही theoretical price का वही फॉर्मूला है जो अभी हमने देखा, 4 शेयर के बदले 1 शेयर, तो 4 into 24 plus 1 into 16 डिवाइड बाय 5 करोगे तो थ्योरेटिकल पोस्ट राइट प्राइस पर शेयर आ जाएगा। तो ये भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये सब तो डिटेल दे दिया है। शेयर होल्डर के पास 1000 शेयर है, वो तो नेक्स्ट पार्ट में है। तो 4 into 24 प्लस 1 into 16 अपॉन 5, तो तुम्हारा ये थ्योरेटिकल पोस्ट राइट प्राइस आ गया। सेकेंड क्वेश्चन में व्हाट दे हैव आस्क्ड इज कैलकुलेट द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ द राइट अलोन, कि राइट शेयर का वैल्यू कितना है। तो 24 करंट प्राइस है और 22.40 राइट के बाद प्राइस हो जाएगा मार्केट प्राइस, तो करंट प्राइस माइनस थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, राइट इश्यू के बाद जो प्राइस होगा, और करंट मार्केट प्राइस के डिफरेंस को हम वैल्यू ऑफ राइट बोलते हैं। तो वैल्यू ऑफ राइट इज 1 रुपीज 60 पैसा। सी पार्ट में पूछा है, शो द इफेक्ट ऑफ द राइट इश्यू ऑन द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर हु हैज 1000 शेयर्स एज्यूमिंग ही सेल्स द एंटायर राइट्स। एक शेयर होल्डर के पास 1000 शेयर है एग्जिस्टिंग, और वो अपना राइट बेच देता है, अपना राइट बेच देता है, तो उसके वेल्थ पे क्या इफेक्ट होगा। तो देखो 1000 शेयर्स है उसके पास, और रेशियो क्या है राइट का 1:4, कि एक शेयर मिलेगा 4 के बदले, तो 1000 शेयर के बदले डिवाइड बाय 4, 1000 इंटू 1/4, उसको मिलेंगे 250 शेयर। अब उसने क्या किया, 250 शेयर की राइट बेच दी, शेयर नहीं बेचे हैं। यहाँ पे समझो, एक अगर तुम लोगों को कभी जिसको नॉलेज है शेयर मार्केट का, जब भी ये राइट इश्यू आता है, तो सपोज मेरे पास 1000 शेयर है,
तो मेरे को 250 शेयर 16 रुपये में खरीदने का राइट है। राइट है मतलब मुझे खरीदना है तो खरीदो, नहीं खरीदना है तो मत खरीदो, कुछ नहीं करना है मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरा राइट चला जाएगा। लेकिन जब ये राइट इशू आता है ना, तो शेयर मार्केट में समझो प्रज्ञा लिमिटेड है, तो एक तो प्रज्ञा लिमिटेड का नॉर्मल होता है और एक होता है प्रज्ञा लिमिटेड राइट, ऐसे 2 शेयर लिस्टिंग होते हैं और वो राइट भी ट्रेड होता है स्टॉक एक्सचेंज में। राइट का भी भाव रहता है, मुझे नहीं खरीदना है तो मैं वो राइट बेच सकता हूँ और कोई और मुझसे खरीद के उसको राइट मिल जाता है और फिर वो अप्लाई करेगा तो वो राइट शेयर खरीद लेगा। और राइट की वैल्यू कैसे डिसाइड होती है, जैसे हमने बी पार्ट में फाइंड किया, बाकी वो डिमांड सप्लाई पे भी होता है। तो 1 रुपये 60 पैसा राइट है तो इसने वो राइट सेल कर दिया। राइट, इसके पास 250 शेयर का राइट था और एक राइट 1 रुपये 60 पैसे में बिक रहा था तो इसने वो बेच दिया, तो इसको 250 इंटू 160 400 रुपीज मिलेंगे। अब इशू के बाद इसके पास 1000 शेयर एज इट इज है, वो शेयर नहीं बेची, सिर्फ शेयर खरीदने राइट शेयर की राइट बेची, तो वो 1000 शेयर की वैल्यू इसकी हो गई 22,400 क्योंकि उसका वैल्यू 22.40 हो जाएगा राइट के बाद, और 400 रुपया उसको मिला, तो टोटल वेल्थ उसकी 22,800 हुई। जबकि राइट इश्यू के पहले उसकी वेल्थ कितनी थी, 1000 इंटू 24,000 थी, तो उसकी लॉस हो गया, वेल्थ में लॉस हो गया। 22,800 था, 24,000 था, अभी उसका 22,800 है, तो जो डिफरेंस है 1200 लॉस इन वेल्थ बिकॉज ऑफ द राइट इशू, मार्केट प्राइस कम हो गई। राइट, डी पार्ट में इन लोगों ने क्या बोला है, शो द इफेक्ट इफ द सेम शेयर होल्डर डज नॉट टेक एनी एक्शन एंड इग्नोर द इशू। कुछ नहीं करेगा तो वो 400 रुपया भी उसको नहीं मिलेगा, तो उसका 22,400 वैल्यू रहेगा, पहले 24,000 था वैल्यू, तो उसको 1,600 का लॉस हो जाएगा, ये 400 रुपया नहीं मिलेगा कुछ नहीं करेगा तो बस। दैट्स द ओनली डिफरेंस। राइट, वेल्थ अनचेंज रॉन्ग है यहाँ पे। इसलिए चैट जीपीटी पे सब भरोसा मत करो, हाँ कुछ कुछ आंसर्स रॉन्ग दे सकते हैं, राइट देता है 90%, बट मैंने भी देखा है अलग अलग सब्जेक्ट्स के बहुत सारे, क्योंकि बहुत सॉल्यूशंस लोग भेजते हैं और मैंने भी ट्राई किए है तो बहुत बार रॉन्ग आंसर्स भी आते हैं, तो इट्स नॉट नेसेसरी ऑलवेज इट इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी वैसा ही है, 10,000 इक्विटी शेयर है, करंट मार्केट प्राइस दिया है 1 शेयर एट अ प्राइस ऑफ 20 फॉर एवरी 4, और वही कुछ ऐसे। तो ये भी तुम लोग देख लेना, खाली मैं इसका सॉल्यूशन देख लेता हूँ राइट है कि रॉन्ग है। मेथड वही है, 4 इंटू 30 प्लस 1 इंटू, ये तो करेक्ट है, वैल्यू ऑफ राइट भी करेक्ट है, राइट एंटाइटल 250 इंटू 2 500 28,500 30,000, फिर से नो लॉस लिखा है, टोटल वेल्थ तो 28,500 हुआ, तो यहाँ पे लॉस होगा 1,500 का। और नहीं है तो 2,000 का लॉस होगा, तो सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। राइट, बोनस वाला भी मैं अभी पहले सिखा देता हूँ, 7th भी सेम ही टाइप का है, नहीं कुछ अलग है क्या। Limited shares are currently selling at 13 per share. There are 10 lakh shares. The firm is planning to raise rupees 20 lakhs to finance a new project. X right price ही बोला है, the firm offers 1 right for 2, 1 right for 4. तो X right price ही बोला है, सेम है, खाली 2 बार निकालना है। X right price फॉर्मूला यूज करके चेक कर लेता हूँ खाली। तो नंबर ऑफ राइट शेयर्स 10 लाख अभी है और 2 देंगे तो 5 लाख। इश्यू प्राइस, टोटल फंड टू बी रेज इज 20 लाख। क्या दिया है कि कितना फंड रेज करना है, 20 लाख।
राइट, और 5 लाख शेयर देंगे तो इश्यू प्राइस क्या हो जाएगा, 20 लाख डिवाइड बाई 5, 4 रुपीज में इश्यू करेंगे, राइट। तो एक्स राइट प्राइस हो जाएगा 2 इंटू 13। हाँ, इसमें क्या है, राइट इश्यू प्राइस नहीं दिया था तो वो भी हमें निकालना था। इन लोगों ने खाली यहाँ पे क्या दिया था कि 13 करंट मार्केट प्राइस 13 है, 10 लाख शेयर एग्जिस्टिंग है और 20 लाख रुपया रेस करना है। अब फर्म एक शेयर देगी 2 शेयर के बदले, तो 10 लाख शेयर है ऑलरेडी, 2 के बदले 1 देगी तो कंपनी को 5 लाख शेयर देना पड़ेगा। 5 लाख शेयर से 20 लाख रुपया रेस करना है तो एक शेयर कितने का, तो 20 लाख डिवाइड बाई 5 लाख, 4 रुपीज वो प्राइस पहले निकाला, डेट वॉज न्यू। फिर एक्स राइट प्राइस तो सेम है, रेशियो 1:2 है तो 2 इंटू 13 प्लस 1 इंटू 4 तो 10 आ गया, और वैल्यू ऑफ राइट 13 माइनस 10 3। सेकेंड में 1:4 है तो वो 10 लाख के बदले 2.5 लाख शेयर देगी तो प्राइस 8 हो जाएगा, 20 लाख डिवाइड बाई 2.5 लाख। फिर एक्स राइट प्राइस अलग हो जाएगा, वैल्यू ऑफ राइट अलग हो जाएगा। Change in the shareholders' wealth from 1 to 2. How does right issue increase shareholder wealth? So assume a shareholder owns 2 shares. कुछ भी assume कर सकते हो तुम, right? तो wealth before 26 रुपया था उसका, 13 रुपया मार्केट प्राइस था। आफ्टर राइट अगर फर्स्ट केस है तो उसको 10 रुपया मार्केट प्राइस हो जाएगा तो 20 रुपीज होगा और एक शेयर उसको जो राइट का मिलेगा, है ना, तो दैट इज 3 रुपीज। तो टोटल वेल्थ 23 रुपीज। और 4 शेयर के बदले अगर मिलेगा एक शेयर तो 2 के बदले उसको आधा ही मिलने वाला है, बट मार्केट प्राइस 12 रहेगा तो 24 प्लस 0.5 तो 24.5। तो ये सिर्फ इन लोग ने यहाँ पे दिया है। तो ये तो तुम लोग राइट का तो देख लेना, सिंपल है। जो ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आने के लिए, वो दोनों सेम है, वो अच्छे से कर लेना। अब ये रिवाइज बैलेंस शीट जो बोनस और स्प्लिट का है ये भी हम लोग कर लेते हैं, बट इसका सॉल्यूशन नहीं है, चैट जीपीटी का भी नहीं है, ये मुझे एक्सेल में ही बताना पड़ेगा, राइट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना के और भी कुछ इम्पोर्टेंट बचा है तो देख लो, अभी तो कल ही लेक्चर ले पाऊंगा वैसे मैं, कुछ रहेगा तो बिकॉज आज ऑलरेडी और भी है मेरे लेक्चर्स। तो ये देख लो, ये वाला क्वेश्चन है पहले। तो देखो यहाँ दिया है सुपर शॉपी बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/18 इज एज फॉलोज। बैलेंस शीट दे दिया है, प्रिपेयर द बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/18 आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। प्लांट एंड मशीनरी इज रीवैल्यूड, ये सब मैंने कभी तो सिखाया है कोई तो सब्जेक्ट में, ऐसे मुझे याद आ रहा है। ये इसका ही सॉल्यूशन है मुझे लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 15। लेट मी चेक द क्वेश्चन, एसएफएल में भी था। हाँ देखो सेम ही क्वेश्चन है, ये मुझे क्लिक हो गया, ये तो मैंने पढ़ाया था मिडसेम के पहले, सेम क्वेश्चन है। तो चलो फॉर्मेट रेडी है तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा एक्सप्लेन। यस, एनी डाउट? हाँ ठीक है, अगर देख लेंगे वो मैं पूरा एक्सप्लेन तो करूँगा, फॉर्मेट जस्ट एक बार मैं कॉपी कर लेता हूँ, जो वैल्यूज चेंज होंगे दैट आई विल तुम लोगों का ही क्वेश्चन रीड करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है।
ये फाइल बंद कर देता हूँ और ये SFM की फाइल भी एक बार मिनिमाइज कर देता हूँ। ये सब मैं हाइड। देखो अब तुम लोगों को क्या समझना है, ये तुम लोगों का ही फाइल है। यहाँ पे ये तो बैलेंस शीट दे दिया है 214, 23 ये सब। अब पहला एडजस्टमेंट है, प्लांट एंड मशीनरी रीवैल्यूड एट 25 लाख एंड रिवैल्यूएशन रिजर्व वाज क्रिएटेड। तो प्लांट एंड मशीनरी का करंट वैल्यू क्या है, अगर देखेंगे तो 15 लाख है। उसका नया वैल्यू क्या होगा, 25 लाख होगा। तो ऑब्वियसली नया वैल्यू 25 लाख होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब बैलेंस शीट बनाएंगे रिवाइज, तो इसका तो वैल्यू हम 25 लाख ले लेंगे। यहाँ पे 10 लाख एसेट से इंक्रीज किया तो 10 लाख ऑब्वियस है कि हमें क्या करना पड़ेगा, 10 लाख लाइबिलिटी भी इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिया है कि रिजर्व क्रिएट होगा। तो अगर कोई भी एसेट का वैल्यू बढ़ता है तो वो एसेट में तो ऐड होगा, प्लस वो रिजर्व में ऐड होता है। तो ये जो रिजर्व एंड सरप्लस 14 है, इसमें हम ये 10 लाख ऐड करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, 10 लाख वी विल ऐड इन दिस रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो यहाँ पे मैं कलर चेंज करता हूँ, जो एक्सप्लेन कर दूंगा उसका। तो 14 से हमने स्टार्ट किया, एड रिवैल्यूएशन रिजर्व 10। ये फर्स्ट एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट हो गया। हर एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट लेना है। एक हमने प्लांट एंड मशीनरी में 10 लाख ऐड किया, एक रिवैल्यूएशन रिजर्व में ऐड किया। सुपर शॉपी इशूड बोनस शेयर इन द रेशियो ऑफ 1:1। 20,000 शेयर है, यानी 2 लाख का शेयर है, 2 लाख का और दे दिया शेयर, तो शेयर कैपिटल तो 2 लाख से बढ़ेगा ही। प्लस ये बोनस कहां से देती है कंपनी, मतलब फ्री में शेयर दे दिया तो शेयर कैपिटल तो 2 लाख से बढ़ गया, क्योंकि 1:1 है तो 2 × 1/1। लेकिन ये इशू कहां से होता है, रिजर्व एंड सरप्लस से। तो जब भी बोनस इशू होता है, ये याद रखो, शेयर कैपिटल बढ़ेगा, रिजर्व एंड सरप्लस कम होगा बाय द सेम अमाउंट। तो रिजर्व एंड सरप्लस में 2 लाख माइनस करेंगे, शेयर कैपिटल में 2 लाख ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखो शेयर कैपिटल का वर्किंग किया, 2 लाख था, 2 लाख ऐड किया, 4 लाख हो गया। बोनस 2 लाख मैंने रिजर्व एंड सरप्लस में माइनस किया। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारा क्या है, आफ्टर बोनस इश्यू द शेयर आर स्प्लिट इनटू शेयर ऑफ 1 ईच। अब पहली चीज तो ये याद रखो, शेयर स्प्लिट का कोई भी इफेक्ट बैलेंस शीट के अमाउंट पे नहीं होता है। शेयर स्प्लिट या रिवर्स स्प्लिट का बैलेंस शीट के अमाउंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ओनली द नंबर ऑफ शेयर्स इज चेंज, अमाउंट विल नॉट चेंज। तो ये एडजस्टमेंट का इफेक्ट छोड़ भी दोगे ना तो भी कुछ ज्यादा बैलेंस शीट के अमाउंट पे तो चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन इफेक्ट क्या होता है मैं तो बता देता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे 20,000 शेयर 10 रुपए के हैं और 20,000 मैंने बोनस दिए, तो मेरे पास 4 लाख के 40,000 शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है ना। 40,000 × 10 है। अमाउंट स्प्लिट के बाद 4 ही रहेगा, लेकिन 10 का 1 रुपए का वैल्यू हो गया। समझो मैं तुमसे 10 रुपए का एक पेन ले रहा हूं, तो बदले में 1 रुपए का पेन दूंगा तो तुम मुझसे कितने पेन मांगोगे, 10 पेन मांगोगे ना। इफ आई एम टेकिंग 10 rupees of worth anything from you and giving you 1 rupees item, तो I will give you 10 items of 1 rupees। तो जब भी 10 रुपए का एक शेयर में स्प्लिट हो रहा है तो रेशियो क्या हो गया, 10/1। 10 रुपए का अगर 2 रुपए में स्प्लिट होगा तो 10/2। तो जो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर है उसको उससे मल्टीप्लाई करना है। तो हमने एग्जिस्टिंग नंबर यानी या ये जो अमाउंट है इसको 1 से डिवाइड कर दो, 4 लाख डिवाइड बाय 1। तो नंबर ऑफ शेयर्स खाली 40,000 से 4 लाख हो जाएंगे। द अमाउंट विल नॉट चेंज, अमाउंट विल बी 4 लाख ओनली। तो ये शेयर स्प्लिट, ये क्लियर है शेयर स्प्लिट भी।
तो ये हो गया, उसका भी इफेक्ट हो गया। उसके बाद बोला है आफ्टर बोनस एंड स्टॉक स्प्लिट सुपर शॉपी मेड अ राइट इश्यू ऑफ 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ वन ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 15। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 लाख ऑफ वन, तो शेयर कैपिटल तो 5 लाख से बढ़ेगा, तो शेयर कैपिटल में तो हम राइट इश्यू है वो करेंगे, तो 5 लाख इंटू वन करेंगे, पब्लिक इश्यू नहीं है जो लास्ट एडजस्टमेंट चेंज था। तो यहाँ पे 5 लाख इंटू वन, 5 हमने ऐड किया, तो हमारा जो शेयर कैपिटल आएगा सारे एडजस्टमेंट के बाद वो आएगा 9। तो यहाँ पे मैं 9 ले लूंगा, राइट। अब ये तो एक इफेक्ट हुआ भी नहीं अभी, तो ये तो हो गया 5 लाख, बट इश्यू कितने में किया, वन में नहीं किया, एट अ प्रीमियम ऑफ 15। तो जो फेस वैल्यू है वो तो कैपिटल में ऐड होगा, जो प्रीमियम है वो रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड होता है। प्रीमियम कहाँ ऐड होता है, रिजर्व एंड सरप्लस में। तो प्रीमियम इज एडेड इन रिजर्व एंड सरप्लस, और प्रीमियम कितना है, 5 लाख शेयर्स है और 15 रुपया प्रीमियम है, तो 5 लाख इंटू 15। तो प्रीमियम ऑलवेज ऐड इन रिजर्व एंड सरप्लस, फेस वैल्यू ऐड इन कैपिटल, तो ये हो जाएगा 75 लाख। तो ये रिजर्व एंड सरप्लस का फाइनल टोटल हमारा आ जाएगा 97। तो रिजर्व एंड सरप्लस में हम 97 ले लेते हैं, बट ये तो एक इफेक्ट हुआ, वन इफेक्ट, इसका दूसरा इफेक्ट भी तो लेना पड़ेगा। 5 लाख इंटू 16, 1 रुपया फेस वैल्यू प्लस 15, तो इशू प्राइस 16 है, तो 5 लाख इंटू 16, 80 लाख हमें पैसा मिलेगा। तो करंट एसेट्स बैंक इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन में बैंक तो अलग से दिया नहीं है, करंट एसेट्स में बैंक आता है, राइट। तो वो 4 लाख था, तो जो राइट इशू है 5 लाख शेयर्स इंटू 16 रुपीज में इशू प्राइस है, 16 कैसे आया, 1 रुपया फेस वैल्यू है और 15 प्रीमियम है, तो इशू प्राइस इज फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो 80 लाख विल बी एडेड इन द करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स हमारा 84 लाख हो जाएगा। बैलेंस शीट टैली हो गया, इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं, इन्वेस्टमेंट 2 है, अच्छा तो इन्वेस्टमेंट भी लेना पड़ेगा 2। और क्या हमने लिया, टर्म लोन 2 है, करंट लाइबिलिटी भी 3 है, तो टर्म लोन 2 करंट लाइबिलिटी 3, तो हमारा क्यों नहीं टैली हो रहा है, 9 इसका टोटल बराबर है 97, ये 75 और ये 580 इधर ऐड किया हमने करंट एसेट्स में, तो ये तो 84 आ गया, ये 25 और 2 बराबर है, तो 111 ही आएगा, और ये भी 111 बराबर है, तो टैली हो गया हमारा, ठीक है ना, ये भी 111 ही आ रहा है, यस। बाकी हमने ले लिया। तो रिवाइज बैलेंस शीट के लिए तुम्हें ये याद रखो कि बोनस का कैसे इफेक्ट आएगा, राइट का कैसे इफेक्ट आएगा, वो आइटम्स में चेंज करना है, राइट। सेकेंड क्वेश्चन भी मेरे इसमें होगा था, आई डोंट नो, फिनाना लिमिटेड, ये वाला है क्या, एक बार देख लेते हैं। 3 लाख अंडर वैल्यू, 30 लाख करंट एसेट्स ओवर वैल्यू। हाँ करंट एसेट, इसका भी सॉल्यूशन है इधर ऑलरेडी, ये मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। और थर्ड क्वेश्चन का भी होगा, ये एक बार तुम लोग देख लेना, पेमेंट ऑफ कैश डिविडेंड वाला है क्या ये। हाँ डिविडेंड वगैरह है, तो एक्चुअली ये दोनों क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे पेस्ट तो कर देता हूँ, ये एक बार तुम लोग देख लेना, तो मोस्टली तो आ जाएगा समझ में। यहाँ मुझे डाउट पूछ लेना तुम लोग, राइट। तो ये तुम लोगों का ना, ये बोनस वाले फाइल का है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 यहाँ पे बोनस
वाले फाइल का है, प्रॉब्लम्स ऑन बोनस। आंसर 1 है ये, आंसर 2 है, आंसर 3 है, राइट। तो बायबैक, गुडविल और ये तुम लोगों को मिल जाएगा क्या, बोनस। इसके अलावा तो जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है एंड परचेज कंसिडरेशन वो शायद प्री मिड सेम में मिलेगा। और कुछ बचा है तो मुझे बता देना, कल मैं देखता हूँ एक लेक्चर। I can keep a lecture for 1 hour only tomorrow if required, right? So inform in the group only, so everyone is, and all the best.